हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि आइसोमर या आइसोमेरिज्म होता क्या है। सो आवर टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली बच्चों आइसोमेरिज्म का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है। सपोज आपके पास दो कंपाउंड दिए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों की प्रॉपर्टी में एटलीस्ट एक भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। एग्जाम्पल का कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए बच्चों, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH3CH2OH, दिस इज आवर इथेनॉल, एंड एक मॉलिक्यूल आपको मैंने दे दिया CH3OCH3, दिस इज डाई इथाइल ईथर। अब अगर गौर से देखा जाए बच्चों, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेकेंड बात, यहाँ पे इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद इनके प्रॉपर्टी में बच्चों डिफरेंस आएगा। अगर मैं आपको बात करूं, मैं सपोज पहले कंपाउंड की बात करूं, तो ये कंपाउंड देखा क्या गया है कि जब इस कंपाउंड का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कराते हो, जैसे लेटेस्ट से मैंने इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ लगा है बच्चों ऑक्सीजन से, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल के पास होता है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2ONA, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता हुआ दिखेगा। बट अगर मैं सेम रिएक्शन बच्चों डाई मिथाइल ईथर के साथ करा दूं सोडियम मेटल का, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देखी गई है। दूसरी बात, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, ये एक अल्कोहल है, इसके अंदर OH ग्रुप है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो इथेनॉल है ये वाटर के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डाई मिथाइल ईथर की, तो ये डाई मिथाइल ईथर की जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होगी वो इस इथेनॉल के कंपैरेटिवली कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी इनके प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट अगर उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफर करती है, मिनिमम अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है ना, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और इसी पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चों, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस करने का है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है और ये कितने तरह के होते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों ऐसे आइसोमर्स के फिनोमिना को कहा जाता है जहाँ पे दो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। और अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने का मतलब ये है, इसको आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि उनका IUPAC नेमिंग डिफरेंट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों
कि जब हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है और स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब हम कहेंगे कि दोनों की IUPAC नेमिंग एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है और इस पूरे फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बच्चों हम बहुत तरह के आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म के ऊपर। चेन आइसोमेरिज्म, तो बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल दिए हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है। पहला कंडीशन तो ध्यान रखेंगे कि अगर मैं दो मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। उसके बाद डिफरेंस कहाँ पे आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों के पेरेंट चेन के लेंथ में। जो हमारा पेरेंट चेन होता है जिसको हम प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं या मेन चेन कहते हैं, उसके लेंथ में डिफरेंस आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर हैं। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों, समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट चेन आपका सेम हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर आपका जो साइड चेन होता है, जो ब्रांचिंग होती है, अगर वहाँ भी डिफरेंस आ जाए, उसके लेंथ में भी अगर डिफरेंस आ जाए, तो भी हम उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का चेन आइसोमर कहेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों हम आगे जाके पूरा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस चेन आइसोमर के होल कंसेप्ट के दौरान, कि जिन मॉलिक्यूल को हम एक दूसरे का चेन आइसोमर कहते हैं उसके अंदर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, लेट अस से पहले मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहल हमारा ग्रुप है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम होना चाहिए। अगर पहले मॉलिक्यूल के अंदर लेट अस से डबल बॉन्ड है तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर पहले मॉलिक्यूल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लेट अस से कोई हैलोजन लगा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी वही सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर का रिलेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड पॉइंट मल्टीपल बॉन्ड का नेचर, या फिर जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। मतलब दो मॉलिक्यूल जिनको हम एक दूसरे का चेन आइसोमर कहते हैं उसमें ये चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए। अगर ये कॉमन नहीं है बच्चों तो हम उनको एक दूसरे का चेन आइसोमर कभी नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो हमारा टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे मान के चलिए आपको एक मॉलिक्यूल में देती हूँ C4H10, दिस इज़ ब्यूटेन। अब मैं ब्यूटेन को कितने तरह से लिख सकती हूँ, देखिए सबसे पहला मॉलिक्यूल में लिख सकती हूँ जिसमें मैं चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में डाल दूँगी, एक ये पॉसिबिलिटी है। अनदर पॉसिबिलिटी होगा कि मैं एक कार्बन को यहाँ पे ब्रांचिंग के फॉर्म में लगा दूँ, मतलब मिथाइल के फॉर्म में लगा दूँ। दो मॉलिक्यूल के अलावा मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं आ सकती है। एक बार मैं क्या कर सकती हूँ, चार कार्बन के चेन को बना सकती हूँ, एक बार मैं तीन कार्बन के चेन को बना सकती हूँ जिसमें एक ब्रांचिंग लगा दिया। अब आपके पास कोई और इन दोनों के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब गौर से देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल को बच्चों, पहले मॉलिक्यूल के अंदर जो पेरेंट चेन है उसका लेंथ कितने कार्बन का है, हमारे पास 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। बट अगर मैं यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करूँ तो सेकेंड मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन का जो लेंथ है बच्चों वो सिर्फ 3 ही कार्बन का है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस कहाँ पे आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है पेरेंट चेन के लेंथ के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, बट दोनों में डिफरेंस आ चुका है कहाँ पे, पेरेंट चेन के लेंथ में, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे बच्चों, चेन आइसोमर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा
इसी तरह से एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है चेन आइसोमर को बनाने की? तो मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। बिकॉज अगर मान के चलिए मेरे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, हमारे पास जैसे पहला एग्जांपल हम बोल सकते हैं मीथेन, एक कार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, इसके लेंथ को तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, राइट। इसी तरह से अगर मैं 2 कार्बन का मॉलिक्यूल ले लूँ विच इज़ ईथेन, अब मैं मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखूँ या फिर मैं मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखूं, रिप्रेजेंटेशन हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि पेरेंट चेन का लेंथ कितना है, तो दोनों ही केस में पेरेंट चेन का लेंथ कितना है बच्चों? 2 कार्बन का है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ले लूँ, लेटर से ये हमारा प्रोपेन है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, या फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का ये भी हो सकता है। बट दोनों ही केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि पेरेंट चेन का लेंथ कितने कार्बन का होगा, तो दोनों ही केस में 3-3 कार्बन का होगा। मतलब कहने का ये है कि अप टू 3 कार्बन एटम आप लेंथ को नहीं बदल सकते हो, जो पेरेंट चेन का लेंथ होगा उसमें आप चेंज नहीं ला सकते हो। और जब तक आपका पेरेंट चेन का लेंथ ही नहीं बदलेगा तब तक हम उनके अंदर चेन आइसोमर का कंसेप्ट नहीं दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बच्चों ध्यान रखनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना होना चाहिए चेन आइसोमर को दिखाने के लिए? मिनिमम 4 होना चाहिए। 4 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट 4 से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लेटर से आपको एक मॉलिक्यूल मैंने दिया C5H10। अब मैंने आपसे पूछा कि C5H10 के अंदर जितने भी साइक्लिक मॉलिक्यूल हैं उनको लिखिए। लेटर से मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो C5H10 है उसमें जितने भी साइक्लिक मॉलिक्यूल हैं उनको हम लिखते हैं, और फिर जाके उन सारे मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कहाँ कहाँ पे चेन आइसोमर का रिलेशन डेवलप होगा हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमें सिर्फ साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात करनी है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना है DU का। DU को हम कहते हैं बच्चों डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, या फिर इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसके कंसेप्ट को यूज़ करने से हमें आइडिया मिल जाएगा कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बच्चों। DU को निकालने का फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X-N/2, जहाँ पे C आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, H आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को, X आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हैलोजेंस को, कि मॉलिक्यूल में कितने हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने हैं, और N आपका रिप्रेजेंट करता है बच्चों नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम को। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं जो मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है C5H10, अगर मैं उसका DU निकाल लूँ तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? मुझे पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने आपके पास क्या है अनसैचुरेशन। तो सबसे पहले C5H10 है तो DU निकाल लेते हैं। तो DU इक्वल टू C+1, कार्बन 5 है तो 5+1 माइनस H कितने हैं 10। अब हैलोजन नाइट्रोजन तो है नहीं तो 0 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 6 - 5 = 1। अब एक चीज़ आपको बस ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों कि अगर DU आपका 0 आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, नो अनसैचुरेशन। इसी तरह से DU अगर 1 आता है तो DU अगर 1 आएगा बच्चों मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मॉलिक्यूल के अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा या तो मॉलिक्यूल के अंदर एक रिंग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर DU हमारा 1 आता है तो या तो मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होगा, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हम लिखेंगे जिसमें हमें एक पाई बॉन्ड दिखाना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें एक रिंग होगा, मतलब साइक्लिक मॉलिक्यूल होंगे। अगर कभी भी DU आपका 2 आ जाता है बच्चों
तो ध्यान रखिएगा 2 में 3 पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, दूसरा एक पाई बॉन्ड होगा तो एक रिंग होगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक रिंग भी होगा और एक पाई बॉन्ड भी साथ में होगा, और तीसरा 2 रिंग होंगे। DU इक्वल टू 3-4 के चांसेस जो होते हैं बच्चों एग्जाम में आने के वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे DU बढ़ता जाएगा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके पॉसिबल होते चले जाएंगे, तो उतने ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को बस DU इक्वल टू 2 तक ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, सिंस हमारा DU कितना आया है बच्चों, DU हमारा 1 आया है, तो या तो हम ऐसे मॉलिक्यूल लिखेंगे जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा, या तो हम ऐसे मॉलिक्यूल लिखेंगे जिसमें एक रिंग होगा। बट सिंस हमें साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात मैंने पूछी है आप लोगों से क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ रिंग वाले स्ट्रक्चर को ही एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए C5H10 के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने रिंग हम बना सकते हैं, उसको एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो पहला तो पॉसिबिलिटी है बच्चों साइक्लोपेंटेन की, 5 कार्बन का रिंग बना दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन का रिंग, मतलब साइक्लोब्यूटेन, और 1 कार्बन आपका सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट आप इस कार्बन पे लगाओ, या फिर इस कार्बन पे, या फिर इस कार्बन पे, या फिर इस कार्बन पे, चारों पोजीशन इक्वल है बच्चों, इसलिए अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को किसी भी पोजीशन पे लगा दोगे आपको सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 कार्बन का मैंने रिंग बना दिया और बचे कितने, 2 कार्बन। तो अब मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मैं 2 कार्बन का यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा सकती हूँ इथाइल के फॉर्म में, या तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैं 2 मिथाइल लगा सकती हूँ एक कार्बन पे, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ। अब ये मिथाइल उठा के मैं यहाँ लगा दूँ तो भी मेरा मॉलिक्यूल सेम ही मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये मिथाइल एज इट इज़ रख दूँ और ये वाला मिथाइल इस कार्बन पे लगा दूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, क्योंकि नंबरिंग जब आप करेंगे तो 1-2 पोजीशन पे आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए दोनों मॉलिक्यूल आपका बच्चों आइडेंटिकल है, तो हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे मॉलिक्यूल को बनाने की है। अब यहाँ पे बच्चों में आपस में इनके बीच में चेन आइसोमर का रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहूँगी। सबसे पहला, लेट अस से दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल एंड फिफ्थ मॉलिक्यूल। अगर बच्चों में फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन को अगर स्टैब्लिश करना चाहूँ, तो देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो हमारा पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। रिंग में 4 कार्बन है और यहाँ पे रिंग में 5 कार्बन है। तो यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं कि जो पेरेंट चेन है उसके लेंथ में डिफरेंस आ चुका है। तो लेंथ में डिफरेंस आने का मतलब है कि 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में चेन आइसोमर का रिलेशन है। अब हम बात करते हैं 1 and 3 के बीच में, तो 1 and 3 भी बच्चों एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर का रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। वाई? बिकॉज इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल वी हैव 5 कार्बन इन द पेरेंट चेन, बट इन द थर्ड मॉलिक्यूल वी हैव ओनली 3 कार्बन इन द पेरेंट चेन। Now, if I talk about 1 and 4th molecule, 1 and 4 को भी अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों, तो in case of first molecule we are having 5 carbon in the parent chain, but in the 4th molecule we are having only 3 carbon in the parent chain. That means 1 and 4 भी एक दूसरे के क्या है बच्चों, चेन आइसोमर है। 1 and 5 के बीच में अगर हम बात करें तो 1 and 5 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए फिफ्थ वाले के केस में क्या है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, बट इन द फर्स्ट केस वी आर हैविंग 5 कार्बन इन द पेरेंट चेन। मतलब 1 का 2 के साथ हो या 3 के साथ हो या 4 के साथ हो या 5 के साथ हो, सभी के साथ इसका क्या है, चेन आइसोमर का ही रिलेशन है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेकेंड एंड थर्ड की, तो सेकेंड एंड थर्ड के अंदर भी बच्चों चेन आइसोमर का ही रिलेशन है। बिकॉज आप क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि सेकेंड मॉलिक्यूल में 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और थर्ड मॉलिक्यूल में सिर्फ 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन है। तो फिर से यहाँ पे पेरेंट चेन के लेंथ में क्या आ चुका है बच्चों, डिफरेंस आ चुका है। तो उस डिफरेंस की वजह से ये दोनों भी चेन आइसोमर होंगे। अगर मैं सेकंड का फोर्थ के साथ कंपेयर करूं, तो सेकंड का फोर्थ के साथ फिर से वही चीज़ जो कि सेकंड वाले केस में कहा मैंने, ये भी चेन आइसोमर होगा, क्योंकि सेकंड में 4 कार्बन है रिंग में, फोर्थ में 3 कार्बन है।
उसी तरह से सेकंड का अगर मैं फिफ्थ के साथ कंपेयर करूं तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, चेन आइसोमर का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल, तो थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल को गौर से देखिए बच्चों। थर्ड वाले केस में आप क्लियरली एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ भी पेरेंट चेन का लेंथ 3 कार्बन का है, यहाँ भी पेरेंट चेन का लेंथ 3 कार्बन का है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पेरेंट चेन के साथ जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, जो साइड चेन लगा हुआ है, उसके लेंथ में डिफरेंस है या नहीं है। तो यस, यहाँ देखिए थर्ड वाले केस में बेटा ये जो ग्रुप आपका लगा है उसमें कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है। लेकिन अगर मैं फोर्थ मॉलिक्यूल को गौर से देखूं तो फोर्थ मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन का ग्रुप और यहाँ भी 1 कार्बन का ग्रुप है। हमें एक सब्स्टिट्यूएंट को सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन में डिफरेंस आ चुका है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस कहाँ पे आ चुका है बच्चों, डिफरेंस आ चुका है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के चेन के लेंथ में। तो जब साइड चेन का लेंथ बच्चों बदलता है तो भी इनके बीच में हम क्या कहेंगे कि ये चेन आइसोमर ही होंगे। तो 3 एंड 4 बच्चों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 एंड 5 की, तो 3 एंड 5 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर ही होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले केस में 2 कार्बन का चेन है और फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में 1 कार्बन का चेन है। आप एक सब्स्टिट्यूएंट को सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब है थर्ड एंड फिफ्थ आपका चेन आइसोमर होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिफ्थ मॉलिक्यूल एंड फोर्थ मॉलिक्यूल, तो गौर से देखिए फोर्थ वाले मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन का पेरेंट चेन है और फिफ्थ वाले के अंदर भी 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। ये जो साइक्लिक रिंग है दोनों जगह पे 3-3 कार्बन का है। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं और इसको सब्स्टिट्यूएंट को कंपेयर करूं, दोनों जगह पे आप देख सकते हैं साइड चेन का लेंथ सेम है, एक एक कार्बन का। और अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को इसके साथ कंपेयर करो तो फिर से यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, साइड चेन का लेंथ सेम है। तो कहने का मतलब है कि ये फोर्थ एंड फिफ्थ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट चेन का लेंथ भी आपका सेम है बच्चों और साइड चेन का लेंथ भी आपका क्या है, सेम है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर नहीं कहला सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट चेन आइसोमर। इनके बीच में कुछ और आइसोमेरिक रिलेशन होगा जो कि हमें आगे जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या। इसी तरह से मान के चलिए मैं आपको एक मॉलिक्यूल देती हूँ CH3 CH2 CH2 COOH और एक मॉलिक्यूल आपको मैं देती हूँ CH3 CH COOH CH3। अब इनके बीच में बच्चों हमें क्या पता लगाना है कि वेदर दे आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर और नॉट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस मॉलिक्यूल के अंदर अब फंक्शनल ग्रुप आ चुका है और फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा हम किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल का जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड हो जाए पेरेंट चेन के अंदर। तो अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर नंबरिंग बच्चों करूंगी तो नंबरिंग से मुझे कितने कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा, 4 कार्बन का। और रही बात अगर सेकेंड मॉलिक्यूल की, तो नंबरिंग बच्चों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से, और फिर नंबरिंग को इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है ताकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल सके। तो या तो आप इस डायरेक्शन में कीजिए राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, दोनों ही केस में आपको 3 ही कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, बट दूसरे वाले के केस में सिर्फ 3 ही कार्बन का पेरेंट चेन है एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के फिर से चेन आइसोमर हैं। और आप बच्चों क्लियरली एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरे के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। बिकॉज जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को कहा था और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, जिन मॉलिक्यूल को हम एक दूसरे का चेन आइसोमर कहते हैं वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बच्चों हमेशा क्या हो, सेम हो। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं COOH के जगह पे लेटर से मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया,
लेट अस से मैंने यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो मेरा मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का। और यहाँ पे भी आपका कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पेरेंट चेन आपके क्या है बच्चों? सेम लेंथ के हैं, तो हम इनको चेन आइसोमर नहीं कह सकते हैं। सो दे आर नॉट चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैलोजन है उसका पोजीशन बदल रहा है। पहले वाले मॉलिक्यूल को अगर नंबरिंग करूंगी बच्चों, तो इस नंबरिंग के दौरान मुझे ब्रोमीन कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट कार्बन पे मिलेगा। और जब मैं इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग करूंगी तो ब्रोमीन मुझे सेकेंड कार्बन पे मिलेगा। तो यहाँ पोजीशन में डिफरेंस आ चुका है, यहाँ पे पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंस नहीं आया है, तो इसलिए हम इनको चेन आइसोमर नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बच्चों ध्यान रखनी है। और एक और लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं। लेट अस एक मॉलिक्यूल दिया है साइक्लोहेक्सेन और एक मॉलिक्यूल दिया है 1,2,3 ट्राईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गौर से देखोगे तो पहले मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, राइट? क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है और कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है बच्चों? हाइड्रोजन करता है। तो यहाँ पे आपके पास पहला मॉलिक्यूल क्या है? C6H12 है। और यहाँ पे भी अगर गौर से देखा जाए तो इसमें भी कितने कार्बन है? 3 रिंग में और 3 बाहर, 6 कार्बन और हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 12 हैं। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब अगर पेरेंट चेन के लेंथ की बात करें तो पहले वाले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन का चेन बन रहा है? रिंग के अंदर 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन हमारे पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूडेड है? ओनली 3 कार्बन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों कि दे आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज they are differing from each other in terms of length of parent chain। तो ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को चेन आइसोमर के अकॉर्डिंग याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पोजीशन आइसोमर। सेकेंड टाइप का जो आइसोमर है हमारा वो है हमारा पोजीशनल आइसोमर। अब पोजीशनल आइसोमर बच्चों किसको कहा जाता है? क्या है एक्चुअल कंसेप्ट? तो सपोज बच्चों आपको मैं 2 मॉलिक्यूल देती हूँ, ये 2 मॉलिक्यूल है। हमने क्या नोटिस किया कि दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहला कंडीशन तो ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा बच्चों तो आइसोमर का रिलेशन हम लगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो पेरेंट चेन का लेंथ हो, जो पेरेंट चेन है उसका लेंथ हमेशा सेम हो, ये आपका सेकेंड कंडीशन है। मतलब पेरेंट चेन का लेंथ नहीं बदलना चाहिए या फिर साइड चेन का लेंथ नहीं बदलना चाहिए। मतलब न पेरेंट चेन का लेंथ बदलता हो न साइड चेन का लेंथ बदलता हो। बट डिफरेंस कहाँ पे आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए बच्चों पोजीशन में। किसके पोजीशन में? या तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हो सकता है, या फिर अगर मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है, या फिर अगर मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके पोजीशन बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 मॉलिक्यूल है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन का लेंथ सेम है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट का जो आपका पोजीशन है, नेचर सेम होना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखिए कि अगर ये चीज़ें मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, अगर ये चीज़ें मॉलिक्यूल में मौजूद हैं तो जिन मॉलिक्यूल को हम एक दूसरे का पोजीशनल आइसोमर कह रहे हैं उन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है? बस डिफरेंस कहाँ पे होनी चाहिए? पोजीशन में डिफरेंस आनी चाहिए। इसको हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो जैसे बच्चों मान के चलो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH3 CH2 CH2OH एंड एक मॉलिक्यूल मैं आपको देती हूँ CH3 CHOH CH3। अब गौर से देखिए पहले 2 मॉलिक्यूल को। फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। यहाँ भी OH ग्रुप है। तो नेचर ऑफ ग्रुप आपका क्या है बेटा? दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम है। अब गौर से देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन का लेंथ कितना होगा,
तो आप कहेंगे कि 3 कार्बन का है, क्योंकि पेरेंट चेन हम 3 कार्बन का यहाँ बना सकते हैं, और यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। बस अगर डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के ऊपर। अगर मैं पहले मॉलिक्यूल में बच्चों नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग मुझे उस कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि आईयूपीएसी का रूल क्या है, नंबरिंग इस तरह से करनी होती है मॉलिक्यूल के अंदर ताकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिल सके। तो इस तरह से नंबरिंग पहले मॉलिक्यूल में तो उसी कार्बन से करना पड़ेगा जिस पे OH लगा है, और रही बात दूसरे मॉलिक्यूल की तो नंबरिंग मैं किसी भी डायरेक्शन से कर सकती हूँ क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, राइट। आपको सेकेंड कार्बन पे भी OH मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करो या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करो। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं बच्चों कि पेरेंट चेन का लेंथ आपका क्या है, सेम है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह पे सेम है। द ओनली डिफरेंस इज पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पहले मॉलिक्यूल को मैं क्या कहूँगी, पहले मॉलिक्यूल को हम किस तरह से इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे, मैं इसको लिख सकती हूँ प्रोपेन 1 ऑल, और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। तो आप यहाँ देखो जो OH है उसका पोजीशन बस बदला था, बाकी सब कुछ सेम था, तो इसीलिए हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे बच्चों, दे आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक मॉलिक्यूल मैं आपको देती हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए बच्चों तो इस मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। पेरेंट चेन की लेंथ की बात करें तो यहाँ भी 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की अगर बात करें तो पहले मॉलिक्यूल के अंदर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बस डिफरेंस है कहाँ, तो डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड के पोजीशन के अंदर। पहले वाले केस में अगर नंबरिंग मैं करूँगी तो नंबरिंग इस तरह से करना पड़ेगा ताकि डबल बॉन्ड को या जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिल सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहूँगी बच्चों कि पहले वाले मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन से हमें नंबरिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ब्यूट 1इन, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मैं नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से कर सकती हूँ बच्चों बिकॉज मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ही है। तो इसका नाम आपको क्या मिलेगा, ब्यूट 2इन। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों का पेरेंट चेन का लेंथ सेम है, दोनों के अंदर नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है, बस डिफरेंस है कहाँ पे, दोनों के अंदर डबल बॉन्ड के पोजीशन पे। तो इसलिए इन दोनों को भी हम एक दूसरे का क्या कहेंगे, दे आर पोजिशनल आइसोमर। तो शॉर्टकट में लिख देती हूँ मैं PI। सो दे आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। इन अ सिमिलर वे बच्चों अगर मान के चलिए एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं, लेट अस से मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, और एक मॉलिक्यूल मैं आपको देती हूँ CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, पहले मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन का पेरेंट चेन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 5 कार्बन का पेरेंट चेन, और यहाँ पे भी आपको कितने कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा बच्चों, 5 कार्बन का। बस डिफरेंस कहाँ पे है गौर से देखिए, अगर मैं पहले मॉलिक्यूल में नंबरिंग को स्टार्ट करती हूँ तो नंबरिंग को करने के दौरान मैं क्या करूँगी, मैं चाहूँगी कि जो लोवेस्ट पोजीशन है उस सब्स्टिट्यूएंट को मिल सके, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं, ना मल्टीपल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, ना फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा मेन एम क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन देना। तो इसलिए नंबरिंग हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे ताकि मिथाइल को लोएस्ट पोजीशन मिल सके। और रही बात सेकेंड मॉलिक्यूल में, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट करोगे तभी भी आपको थर्ड कार्बन पे ही मिथाइल मिलेगा, और राइट से लेफ्ट करोगे तो भी आपको थर्ड कार्बन पे ही मिथाइल मिलेगा। तो दोनों ही केस में जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा उसके पोजीशन में बस डिफरेंस आ रही है, बाकी सब कुछ आपका सेम है बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट का नेचर भी दोनों मॉलिक्यूल में सेम है, पेरेंट चेन का लेंथ भी दोनों में सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इन पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए ये दोनों भी बच्चों क्या हैं, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं। उसी तरह से लेट अस से कुछ और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं।
मान के चलिए आपको मैंने मॉलिक्यूल दिया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सेकेंड मॉलिक्यूल है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, थर्ड मॉलिक्यूल है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड लास्ट है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब गौर से देखिए बच्चों, इन सभी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम रहेगा, सेम मिलेगा। तो सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब अगर इनके अंदर बात करें पोजीशन की, तो यहाँ देखो नंबरिंग हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन पे ही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे नंबरिंग हमें इस तरह से करनी पड़ेगी ताकि हम सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन दे सके। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल। यहाँ पे नंबरिंग हमें इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों 1,3 डाइमिथाइल। और रही बात लास्ट मॉलिक्यूल की, तो यहाँ से जब नंबरिंग आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1,4 पोजीशन पे मिल रहा है। अब गौर से देखिए, जो पेरेंट चेन का लेंथ है चारों मॉलिक्यूल में बच्चों सेम है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी पेरेंट चेन का, बाकी के अंदर भी पेरेंट चेन का लेंथ सेम है। अगर साइड चेन की बात करूँ बच्चों, तो साइड चेन भी हर जगह पे सेम है। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को लेटर से इस सब्स्टिट्यूएंट को इसके साथ कंपेयर करूँ तो लेंथ सेम है, इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो लेंथ सेम है, इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो लेंथ सेम है। इसी तरह से इस मिथाइल को अगर बाकियों के साथ कंपेयर करोगे तो भी आपको लेंथ सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि पेरेंट चेन का भी लेंथ आपका सेम है बच्चों, और साइड चेन का भी लेंथ आपका सेम है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि ना पेरेंट चेन का लेंथ बदल रहा है, ना साइड चेन का लेंथ बदल रहा है, और ना नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बदला है। पहले वाले केस में भी देखिए 2 मिथाइल है, यहाँ भी 2 मिथाइल है, यहाँ भी 2 मिथाइल है, यहाँ भी 2 मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर भी आपका सेम है। द ओनली डिफरेंस इज इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके पोजीशन में बदलाव है। पहले वाले केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पे हैं, यहाँ पे 1,2 पोजीशन पे, थर्ड वाले में 1,3 पोजीशन पे, और लास्ट वाले में 1,4 पोजीशन पे। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के, आप किसी भी मॉलिक्यूल को किसी के साथ भी रिलेट कर दो, वहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस आएगा ही। तो इसलिए सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, पोजिशनल आइसोमर होंगे। अगर आपको एग्जाम में बच्चों पूछ ले कि बेंजीन पे, क्लोरोबेंजीन पे, लेटर से बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन पे एक Cl लगा है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसके कितने पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं, कितने पोजिशनल आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, तो बच्चों इसके नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर 0 हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन के सारे पोजीशन बच्चों इक्वल होते हैं। अगर आप बेंजीन के पोजीशंस की बात करो तो सभी पोजीशंस इक्वल हैं। मैं Cl को लेटर से इसको मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इसको मैं इस तरह से नंबरिंग कर दी। इस मॉलिक्यूल के अंदर Cl आपका पहले कार्बन पे है। अगर मैं Cl को पहले कार्बन से हटा के सेकेंड कार्बन पे लगा दूंगी, या फिर Cl को मैं थर्ड कार्बन पे यहाँ पे लगाऊंगी, या फिर मैं Cl को लेटर से फोर्थ कार्बन पे लगा दूंगी, या किसी भी फिफ्थ सिक्स्थ पे लगा दूंगी, सभी मॉलिक्यूल बच्चों इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि सभी मॉलिक्यूल के अंदर जब नेमिंग हम करेंगे तो नेमिंग हमेशा हम उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे 1 क्लोरोबेंजीन, जिसको हम 1 यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, हम सिंपली इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। यहाँ भी आपका क्या होगा बच्चों 1 क्लोरोबेंजीन, जिसको यूजुअली हम क्लोरोबेंजीन ही कहते हैं, और ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन है। तो इसका मतलब है कि अगर बेंजीन पे सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है तो उसका पोजीशन नहीं बदला जा सकता है, मतलब उसके अंदर पोजिशनल आइसोमर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होंगे। बट अगर मान के चलिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2-2 हैलोजन के एटम हैं, तो जब 2-2 हैलोजन के एटम होंगे, लेटर से मैं आपको एक मॉलिक्यूल देती हूँ C6H4Cl2। अब मैंने आपसे पूछा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल है इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग। मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर एक बेंजीन का रिंग है, ये आपको मैंने हिंट दे दिया लेटर से क्वेश्चन में। मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4Cl2 है, उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है,
और आपको यहाँ बताना है बच्चों कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल हैं। तो देखिए, अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग हमारा क्या है, 6 कार्बन से हमारा एक बेंजीन रिंग बन जाएगा और यहाँ पे 2 Cl लगा हुआ है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो कार्बन है, जितने भी कार्बन है वो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड बना चुका है। जैसे अगर मैं इस कार्बन की ही बात करूँ तो ये कार्बन एक यहाँ पे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे, और एक बॉन्ड किसके साथ है, उसका हाइड्रोजन के साथ है, राइट। तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी वो बना चुका है। उसी तरह से अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन 1, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, राइट। तो 3 बॉन्डों बना चुके हैं और चौथा बॉन्ड उसका किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, मतलब हर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ देखो बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, ये जो बेंजीन है हमारा, उसमें किसी 2 पोजीशन को हम Cl दे देंगे। अब एक कार्बन पे सिर्फ आप एक ही हैलोजन लगा सकते हो, आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो बच्चों जहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 Cl लगा दो, क्योंकि ऐसा करने से आप गौर से देख सकते हो कि ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, फिर 1 2 3 4 5, और कार्बन कभी भी बच्चों पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, वो हाईली अनस्टेबल होगा। कार्बन की वैलेंसी ही कितनी होती है, 4, तो हमेशा वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा केस नहीं कंसीडर करेंगे इस मॉलिक्यूल के पोजिशनल आइसोमर को बनाने के लिए। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों, देखिए, एक पॉसिबिलिटी होगी, एक कार्बन पे तो एक ही हैलोजन लगा सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होगी एडजेसेंट पोजीशन, 1 2 पोजीशन, जिसको ऑर्थो पोजीशन भी कहा जाता है। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरे पास, 1 3 पोजीशन, जिसको मेटा पोजीशन भी कहा जाता है। और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या होगी बच्चों, 1 4 पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन भी कहते हैं। तो आप गौर से देखिए, तीनों ही केस में जो हमारा पेरेंट चेन है वो सेम है। बेंजीन रिंग हमारा क्या है, यहाँ पे मेन पेरेंट चेन है, प्रिंसिपल चेन है, और तीनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे है बच्चों, डिफरेंस है यहाँ पे Cl के पोजीशन को लेके। पहले वाले केस में 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ 1 3 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 4 पोजीशन पे है। तो बस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, ये तीनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं। तो ये आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से लेटर से एक और मॉलिक्यूल में लेती हूँ। सपोज एक मॉलिक्यूल ये है इथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक मॉलिक्यूल है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और एक है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेटर से मैंने कहा कि 1 2 3 ये 3 मॉलिक्यूल हैं। अगर गौर से देखिएगा बच्चों तो सभी में सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो बेसिकली तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम पोजिशनल आइसोमर का रिलेशन या फिर चेन आइसोमर का रिलेशन या किसी भी तरह के आइसोमर का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर पहले और दूसरे मॉलिक्यूल को कंपेयर किया जाए तो पहले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, दूसरे में भी 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। अगर मैं साइड चेन की बात करूं तो पहले मॉलिक्यूल में बच्चों क्या है, 2 कार्बन का साइड चेन है, और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कार्बन का साइड चेन है। एक चेन को एक ही के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कार्बन का है। तो यहाँ डिफरेंस कहाँ पे आ चुका है बच्चों, डिफरेंस आ चुका है साइड चेन के लेंथ में। और अगर साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस आ जाता है तो हम उनको एक दूसरे का क्या कहेंगे, दे आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ध्यान रखिए 1 और 2 यहाँ पे चेन आइसोमर हैं। इसी तरह से 1 और 3 के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सेम ही चीज़ होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 और 3 के बीच में बच्चों जो साइड चेन है उसके लेंथ में डिफरेंस है, तो इसलिए ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर ही कहलाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के बीच में बच्चों रिलेशन है पोजिशनल आइसोमर का। बिकॉज गौर से एक चीज़ देखिए कि जो पहला मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों ही जगह पे पेरेंट चेन का लेंथ तो सेम है, इवन साइड चेन का भी लेंथ सेम है। अगर मैं इस ग्रुप को इसके साथ कंपेयर करूँ तो लेंथ सेम है, इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कंपेयर करो तो लेंथ आपका सेम आ चुका है बच्चों। तो पोजीशन
यहाँ पे क्या है, साइड चेन का भी लेंथ सेम है, पेरेंट चेन का भी लेंथ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे पहले वाले इस मॉलिक्यूल के अंदर, मैं सेकेंड और थर्ड की बात कर रही हूँ अभी, तो सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों सब्सटीट्यूएंट है वो सेम कार्बन पे है, मतलब 1 1 पोजीशन पे। नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो 1 कार्बन पे ही दोनों है, और यहाँ पे जब मैं नंबरिंग करूँगी बच्चों तो मुझे सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे मिलेगा, 1 2 पोजीशन पे। तो सिंस दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट, दैट इज वाई हम यहाँ पे 2 और 3 के बीच में किस तरह का रिलेशन बच्चों इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों लेटर से मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया C6H3Br3, लेटर से ये मॉलिक्यूल है, और मैंने कहा कि इसमें कितने टोटल आइसोमर आप बना सकते हैं इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग। मतलब आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें बेंजीन रिंग आपका मॉलिक्यूल में इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले C6H3Br3, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। आपने क्या किया, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 ब्रोमीन लगा दिया है यहाँ पे। अब कितने पॉसिबिलिटी है उनको हम गौर से देख लेते हैं। पहला पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है जहाँ पे मैं तीनों ब्रोमीन को क्या करूँगी, एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दूंगी। 1, 2, 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन हम इसको कह सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें मान के चलिए एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, और एक गैप छोड़ के मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग हो गए। इसको हम क्या कहेंगे, 1, 2, 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों क्या है, अब गौर से देखो एक बात, मैं यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बना सकती हूँ, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये भी तो हमारा दोनों से अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन कहेंगे। अब इमेजिन कीजिए बच्चों, अगर मैं ये मॉलिक्यूल एक इस तरह से बना दूं, एक और ये ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, तो आप देखो ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वल ही हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल में नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग मुझे इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो नाम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, 1, 2, 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और अगर मैं नीचे वाले मॉलिक्यूल के अंदर नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग मुझे लेफ्ट साइड से कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपका ग्रुप क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। इसी तरह से अगर मान के चलिए मैंने मॉलिक्यूल इस तरह से बना दिया, एक सपोज मॉलिक्यूल आपका ये मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे, गौर से देखिए। इसका भी जो नेमिंग होगा इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, नंबरिंग हमें कैसे करनी पड़ेगी। लेटर से मैंने नंबरिंग यहाँ से की 1, 2, क्योंकि नंबरिंग इस तरह से करनी है ताकि सभी सब्सटीट्यूएंट को हमें लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन हम दे सके। तो 1, 2, 3, 4, तो जब नंबरिंग बच्चों यहाँ पे करोगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से कार्बन पे आपको Cl मिल रहा है, 1, 2, 4। यहाँ पे भी किस कार्बन पे मिल रहा था, 1, 2, 4, और यहाँ पे भी किस पे मिल रहा था, 1, 2, 4। मतलब ये मॉलिक्यूल अगर मैं A कह रही हूँ, इसको B कह रही हूँ और इसको C कह रही हूँ, तो A, B, C तीनों बच्चों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि C6H3Br3 में कितने पॉसिबिलिटी है, कितने आइसोमर बन सकते हैं इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिर्फ 3, टोटल 3 ही बन सकते हैं, क्योंकि ये तीनों तो आइडेंटिकल हैं, दे आर आइडेंटिकल, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूल ओनली। इन तीनों को मिला के हम सिंगल मॉलिक्यूल ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल मेरे पास बच्चों क्या है, 3 ही आइसोमर पॉसिबल है। एंड कौन कौन से आइसोमर, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। पहला तो तीनों ब्रोमीन एक दूसरे के एडजेसेंट पे डाल दो, दूसरा 2 ब्रोमीन साथ में रखो एक अल्टरनेट पे, और तीसरा तीनों ब्रोमीन एक दूसरे के अल्टरनेट पे। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है बच्चों, तीनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि तीनों के अंदर गौर से देखिए
कहाँ पे डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस है पोजीशन को लेके। पहले वाले केस में 1, 2, 3 पे है आपका ग्रुप, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 4 पोजीशन पे है। और यहाँ जब नंबरिंग में करूँगी तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से पोजीशन पे मिलेगा? 1, 3 एंड 5 पोजीशन पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे पोजीशन में आ चुका है, तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे के क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर होंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या है, जो चेन आइसोमर का ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, एज वेल एज दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर का भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया। इसी तरह से जाते जाते एक क्वेश्चन में लास्ट में आप लोगों को पूछ रही हूँ, एक बार आप लोग वीडियो को ऑफ करके एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया है। राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर, या हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर, ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पोजिशनल आइसोमर of ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ट्राइक्लोरोप्रोपेन के कितने पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, हमें उसकी बात करनी है। तो ट्राइक्लोरोप्रोपेन क्या है बच्चों? सबसे पहले प्रोपेन हमारा क्या है? प्रोपेन है हमारा C3H8, राइट। अब यहाँ पे ट्राइक्लोरो है, मतलब किसी 3 हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? Cl से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H5Cl3। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसके हमें जितने भी पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर है उनको बनाना है। तो सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं बच्चों कि इस मॉलिक्यूल के अंदर DU है या नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है। तो DU इक्वल टू C+1, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, -H+X -N/2। तो C कितना है बच्चों? C इज 3 + 1 4 हो गया, माइनस हाइड्रोजन हमारा कितना है? 5। हेलोजन कितना है हमारा? हेलोजन यहाँ पे 3 है, 3 Cl है, और नाइट्रोजन 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8/2 4, 4 - 4 विल बी 0। 0 का मतलब है ना मॉलिक्यूल के अंदर कोई रिंग होगा, मतलब मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, और ना मॉलिक्यूल के अंदर कोई पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल फुल्ली सैचुरेटेड होगा। अब कौन कौन से पॉसिबिलिटी है उनको हम एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो देखिए, सिंस मॉलिक्यूल हमारा क्या है बच्चों? C3H5Cl3। पहला पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है? ये सपोज मेरे पास 3 कार्बन का चेन है, मैंने 2 Cl यहाँ लगा दिया और 1 Cl यहाँ लगा दिया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 Cl यहाँ पे और 2 Cl यहाँ पे, ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? तीसरी पॉसिबिलिटी होगी मैं तीनों कार्बन पे एक एक Cl को लगा देती हूँ, ये भी हमारा तीनों कंपाउंड अभी तक एक दूसरे से अलग है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? मैं 2 Cl बीच में लगा देती हूँ और 1 Cl मैं किसी साइड वाले कार्बन पे लगा देती हूँ। अब आप यहाँ पे लगाइए या फिर यहाँ पे लगाइए, दोनों ही केस में आपको सेम ही मिलेगा। और एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या होगी? मैं तीनों ही Cl सेम कार्बन पे लगा देती हूँ। अब गौर से देखिए बच्चों, आप ये वाला फॉर्मेट बनाइए मॉलिक्यूल का, या फिर आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। मॉलिक्यूल दोनों आइडेंटिकल ही हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसलिए हम दोनों में से कोई एक ही स्ट्रक्चर को लिखेंगे, दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूल। अब आप गौर से देखो बच्चों, किसी भी 2 मॉलिक्यूल को ले लो इन 5 में से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल तो एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर हम बना पाए हैं? टोटल हमने 5 स्ट्रक्चर बनाया है। और किसी भी 5 स्ट्रक्चर में किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में आप रिलेशन को स्टैब्लिश करो, आपको यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा? पोजिशनल आइसोमर का मिलेगा बच्चों। बिकॉज अगर मैं सपोज फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, तो नंबरिंग आप इस तरह से करेंगे, पहला कार्बन आप उसको देंगे, फर्स्ट नंबरिंग आप उसको देंगे जहाँ 2-2 हैलोजन है,
और एक आपका क्या होगा, हैलोजन आपका सेकंड कार्बन पे है। यहाँ जब आप उसी तरह से नंबरिंग करेंगे तो आपको 1 1 पोजीशन पे 2 Cl मिलेगा और एक Cl आपको थर्ड पे मिलेगा। यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे 2 Cl मिलेगा और एक आपको 2 पे मिलेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस पोजीशन में डिफरेंस आ चुका है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। उसी तरह से अगर मैं सपोज इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूँ, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में 2 Cl एक कार्बन पे है और एक Cl आपका थर्ड कार्बन पे है, बट यहाँ पे तीनों Cl सेम ही कार्बन पे है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डिफरेंस आ रहा है इनके पोजीशन के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि तीनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर हैं। तो ये बच्चों हमारा एक्चुअल कंसेप्ट होता है चेन आइसोमर एज वेल एज पोजीशनल आइसोमर का। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लेके आएंगे फंक्शनल आइसोमर एज वेल एज टॉटोमेरिज्म, हम किस तरह से बनाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, हम उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाएगा, एज वेल एज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप लोगों को यूज़फुल हो रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी और भी अच्छे वीडियोस मिले जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए, एज वेल एज उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।